ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे क्वेश्चन देखो। सपोज करो आपको क्वेश्चन दे रखा है वेलोसिटी इक्वल टू a इंटू टी प्लस b t बाय t प्लस सी। ए बी और सी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी क्या है मुझे पता नहीं है, तो मुझे ए बी और सी की फाइंड डायमेंशन ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशन ऑफ, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी की क्या डायमेंशन होगी ये फाइंड करना है हम लोगों को। फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी और सी की डायमेंशन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। यहां पर जो क्वांटिटी है v, वेलोसिटी या स्पीड बोल दो आप, ठीक है, इसकी डायमेंशन जो होगी वेलोसिटी की, ये वेलोसिटी है तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ही होना चाहिए। ये वेलोसिटी है तो ये वाला भी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी, और ये वाली भी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी के साथ ही वेलोसिटी ऐड हो सकती है। ठीक है, वेलोसिटी के साथ ही वेलोसिटी ऐड हो सकती है, तो ये भी आपका वेलोसिटी होना चाहिए और ये भी आपका वेलोसिटी होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले, अब यहां पर देखो ध्यान से, टाइम के साथ सी ऐड हो रहा है, इसका मतलब टाइम के साथ हमेशा टाइम ही ऐड होता है। तो आप यहां पर देखते ही पहचान जाओगे कि सी भी टाइम ही होना चाहिए, तभी ये ऐड हो पा रहा है, वरना ऐड नहीं हो सकता था। तो सी की डायमेंशन में डायरेक्ट लिख दूंगा, सी की डायमेंशन क्या होगी, सी की डायमेंशन होगी टाइम, क्योंकि टाइम के साथ टाइम ही ऐड होता है। सी की डायमेंशन आ गई। चलो एटी की डायमेंशन क्या होगी, मैंने बोला एटी भी आपका वेलोसिटी होना चाहिए, यहाँ पर डायमेंशन लिख दो आप, टी की डायमेंशन क्या होगी टी, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस वन, यही होती है वेलोसिटी की एल टी माइनस वन। इसको सॉल्व करोगे फर्दर, टी को इधर ले जाओ, देखो तो टी एल टी माइनस टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका एल टी माइनस टू। तो ए की डायमेंशन आ गई, सी की डायमेंशन आ गई। अब मुझे निकालना है बी की डायमेंशन। चलो आगे देखो, अब b प्लस टी प्लस सी, मैंने बोला ये भी क्या होना चाहिए, ये भी आपका वेलोसिटी होना चाहिए। तो b, अब देखो टाइम के साथ टाइम ऐड हो रहा है, टाइम के साथ टाइम ऐड होने पर जो क्वांटिटी आएगी वो क्या होगी, टाइम के साथ टाइम ऐड होने पर जो क्वांटिटी आएगी वो भी टाइम ही होगी। ठीक है, तो टाइम के साथ सी ऐड हो रहा है, टाइम प्लस टाइम क्या होगा, अगर आप चाहो टाइम लिख दो यहाँ पे, प्लस टाइम लिख दो, इक्वल टू वेलोसिटी की डायमेंशन लिख दो एल टी माइनस वन, वेलोसिटी की डायमेंशन लिख दो एल टी माइनस वन। टाइम के साथ टाइम ऐड हो रहा है, तो टाइम के साथ टाइम ऐड होगा तो क्या आएगा, टाइम ही होगा, तो बी टी प्लस टी, टू टी मत कर देना, टाइम ही आएगा यहाँ पे, एल टी माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे टी की पावर वन है, यहाँ पे टी की पावर माइनस वन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा l, b की डायमेंशन आएगी l, b की आ गई, a की आ गई और c की आ गई। आया समझ में क्वेश्चन सत्यम और मोहम्मद? यस सर। इजी था? यस सर। सर वीडियो सही से नहीं आ रहा है। वीडियो सही से नहीं आ रहा मोहम्मद? चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को करना है ये क्वेश्चन। चलो फोर्स ले लेते हैं, फोर्स इक्वल टू ए टी प्लस
चलो वही ले लेते हैं, बी बाई टी। फोर्स इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई टी। डायमेंशन निकालो, ए बी की डायमेंशन निकालो। फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी। ठीक है, फोर्स इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई टी। तो ये वाली क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, फोर्स होनी चाहिए। ये वाली क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, फोर्स होनी चाहिए। फोर्स के साथ ही फोर्स ऐड हो सकता है। तो ए टी बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स। डायमेंशन लिख दो टी। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। टी नीचे डिवाइड में जाएगा, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। ए इक्वल टू हो जाएगा m1 l1 t माइनस 3। ए की डायमेंशन आ गई। अगेन एंड b बाई टी। b बाई टी भी आपका क्या होगा, ये भी फोर्स होगा। डायमेंशन लिख दो b, टाइम की डायमेंशन t, फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b आ जाएगा m1 l1 t माइनस 1। ठीक है, चलो आगे देखिए। अब हम पढ़ेंगे थर्ड यूज डायमेंशन का। काफी इंपॉर्टेंट है थर्ड यूज डायमेंशन का। ठीक है, तो तीसरा क्या यूज है डायमेंशन का, तो तीसरा यूज है टू डिराइव अ न्यू रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। टू डिराइव, थर्ड यूज पढ़ते हैं हम लोग डायमेंशन का, टू डिराइव अ रिलेशन बिटवीन, अ न्यू रिलेशन among physical quantity, among physical quantities। to derive a new relation among physical quantity। क्या मतलब है इसका, मतलब नए फॉर्मूले को डेवलप करने में, नए फॉर्मूले को बनाने में भी हम लोग डायमेंशन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखो, चलो एक फॉर्मूला मैं डिराइव करूंगा, एक फॉर्मूला आप लोग डिराइव करोगे। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, किसका, पेंडुलम क्लॉक वाला। पेंडुलम देखा आपने, इस तरह से इसमें बॉब होती है, एक बॉल टाइप होती है, इस बॉल को बोलते हैं बॉब। ये बॉब क्या करता है, मान लो इसको मैंने इस पोजीशन पे लेके आया और फिर यहां से मैंने इसको क्या करा, रिलीज किया। इसको रिलीज करूंगा तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा यूं करके, यहां तक जाएगा, फिर ये वापस आएगा। तो ए से बी गया, बी से सी गया, ए टू बी, बी टू सी, फिर सी से बी आया, बी से ए आया। उसको बोलते हैं वन टाइम पीरियड। ये कंप्लीट ऑसिलेट कर लिया इसने, ये कंप्लीट ऑसिलेशन को बोलते हैं हम लोग वन टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये इसका टाइम पीरियड होगा। वो अलग अलग जो टाइम पीरियड है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है उसको देखते हैं। हम लोगों को फॉर्मूला निकालना है टाइम पीरियड का। तो मैंने देखा कि इसका जो टाइम पीरियड है, अब टाइम किस किस चीज पे डिपेंड कर सकता है, क्या लगता है आपको, मास पे डिपेंड कर रहा है क्या। मान लो इसका मास m है, तो मास पे डिपेंड कर रहा है। मेरे को लगा कि मास पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो मास का क्यूब है या मास का स्क्वायर है या क्यूब रूट है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, जो टाइम है वो प्रोपोर्शनल किसके है, मास के, लेकिन पावर क्या है ये मुझे पता नहीं है। तो मैं पावर को क्या मान लूंगा, ए मान लूंगा। पावर क्या मान लूंगा, ए मान लूंगा पावर। फिर मैं देखूंगा अगली कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो बॉब है इसकी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पे भी लेंथ कर रहा है, इस स्ट्रिंग की लेंथ पर भी ये डिपेंड कर रहा है। मैंने क्या करा, एक छोटी स्ट्रिंग ली, उसको ऑसिलेट करवा के देखा, उसका टाइम पीरियड अलग आया। और एक लंबी सी स्ट्रिंग ली, उसमें बॉब बांध दिया और उसका टाइम पीरियड मैंने मेजर किया, तो दोनों के टाइम पीरियड में अंतर आया। तो मुझे लगा कि लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। अगेन मुझे लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली है ये पता नहीं है।
तो अगेन मैं लेंथ पे लिख दूंगा, लेंथ पे प्रोपोर्शनल कर रहा है, ये लेंथ पे भी प्रोपोर्शनल है, लेकिन लेंथ की पावर कितनी होगी मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे एल की पावर डी लिख दूंगा। और किस पे डिपेंड कर रहा है और सोचो, ये ऑसिलेट क्यों कर रहा है? क्या अगर मैं इसको स्पेस पे ले जाऊं या किसी सैटेलाइट पे ले जाऊं तो क्या वहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑसिलेट की वजह से। करेगा? नो हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पे क्या लग रहा है? नीचे की तरफ जी लग रहा है, एक्सीलरेशन लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जी पे भी डिपेंड कर रहा है, तो मैंने लिख दिया इसमें जी पे भी ये डिपेंड कर रहा है। और जी की पावर क्या होगी पता नहीं है, तो जी की पावर क्या मान लेंगे हम? सी मान लेंगे। जी की पावर क्या मान लेंगे? सी मान लेंगे। ठीक है, अब देखो इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है और इक्वल टू का साइन लगाते हैं हम लोग, तो एक कांस्टेंट लिखते हैं, तो कांस्टेंट लिख देंगे हम लोग के, एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी लिख दूंगा। ठीक है, ये आपका इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है और इसमें वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों तरफ की डायमेंशन को लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है? टाइम है। तो मास कितना है यहाँ पे? मास नहीं है, तो m की पावर 0, l की पावर 0, टाइम की पावर 1, m0 l0 t1। ठीक है, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। राइट हैंड साइड में k जो है वो कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो k की कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो सिर्फ m की डायमेंशन लिखो। m पावर कितनी है माँ? a। फिर क्या लेंथ है, तो लेंथ पे पावर कितनी है? b। फिर क्या है? g। g क्या होता है? एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 2। इसकी पावर कितनी? c। ठीक है, अब इसको फर्दर थोड़ा सा और सॉल्व करो। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। और राइट हैंड साइड में देखो m की पावर a, l की पावर देखो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे l की पावर c है और यहाँ पे l की पावर b है, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी ना, l की पावर हो जाएगी b प्लस c। और t की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ -2 है और ऊपर पावर c है, तो t की पावर हो जाएगी -2c। अब देखो ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, दोनों इक्वेशन क्या है? इक्वल है, तो इनकी पावर भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर m की पावर 0 है, यहाँ पर m की पावर a है, तो इसका मतलब a बराबर 0 होना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वेशन इक्वल है। तो हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग, इसको कंपेयर करो दोनों तरफ। ऑन कंपेयरिंग हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पे देखो क्या आएगा? a इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पे m की पावर 0 है, यहाँ पे m की पावर a है, तो इसका मतलब a इक्वल टू हो जाएगा 0। अगला b प्लस सी, यहाँ पे l की पावर है b प्लस सी, यहाँ पर l की पावर है 0। यहाँ पर है l की पावर b, तो b प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। फिर अगला देखो, यहाँ पर t की पावर है -2c, यहाँ पर t की पावर है 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से c इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2 डिवाइड में जाएगा इधर नीचे, तो क्या हो जाएगा? c -1/2। इस c की वैल्यू को उठा के इस वाले इक्वेशन में डाल दो, तो यहाँ से b आ जाएगा आपके पास। b कितना आ जाएगा? +1/2। तो b आ गया आपके पास, c आ गया और a आ गया। a b c की वैल्यू निकल गई, इन वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। इन वैल्यू को उठा के कहां पे डाल देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो इसको रब कर रहा हूं मैं अब यहां से। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में डालें इसको वैल्यू को, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? k m की पावर a कितना है? a 0 है, a कितना है? 0।
फिर L की पावर कितनी है? L की पावर है B, B कितना है? 1/2। फिर G, G की पावर कितनी है? -1/2। तो T इक्वल टू हो जाएगा, देखो L की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है, कि L क्या हो जाएगा? ये √L हो जाएगा, और G की पावर -1/2, तो इसको नीचे ले जाएंगे तो √G हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो K √L/G। तो फाइनली आपका टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा T/K √L/G आ जाएगा। आया समझ में? सत्यम मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, ये तो था टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का। क्वेश्चन देखो अगला, मान लो एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस पार्टिकल का मास है m, और ये कितनी रेडियस पे सर्कुलर मोशन कर रहा है? r रेडियस पर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, इसी कारण ये मूव कर रहा है। सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, कोई भी पार्टिकल हो, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है F, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं हम लोग। यहां से मैं खाली F से डिनोट कर रहा हूं। तो ये जो F है फोर्स, ये फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? तो मैंने बोला ये फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन मास की पावर पता नहीं है, तो मास की पावर क्या मान ली मैंने? A मान ली। इस पार्टिकल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी या फिर स्पीड होगी। स्पीड को मैंने लिख दिया v, स्पीड को क्या लिख दिया मैंने? v लिख दिया। तो वेलोसिटी की पावर क्या हो जाएगी? v हो जाएगी। वेलोसिटी की पावर v हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी की पावर b, और फिर रेडियस की पावर, रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, तो रेडियस की पावर मैंने क्या मान लिया? रेडियस की पावर ले ली c। तो मास की पावर a, वेलोसिटी की पावर b और रेडियस की पावर c, इन तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है कौन? सर्कुलर पाथ पे कोई अगर बॉडी मूव करती है तो उस पे जो फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, वो मास पे डिपेंड करती है, स्पीड पे डिपेंड करती है और रेडियस पे डिपेंड करती है। आपको रिलेशन बना के दे दिया मैंने, आप लोगों को फॉर्मूला डिराइव करना है कि फॉर्मूला क्या होगा। डिराइव करो बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, F इक्वल टू K m की पावर a, v की पावर b, रेडियस की पावर c। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों तरफ डायमेंशन लिखेंगे। फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t -2 यही होती है। न्यूमेरिकल कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो m की पावर a लिख देंगे। वेलोसिटी स्पीड की डायमेंशन होती है lt -1 की पावर b। रेडियस की पावर, रेडियस क्या होता है? एक तरह की लेंथ होती है, तो लेंथ की पावर c लिख देंगे। सॉल्व करो इसको, m1 l1 t -2, यहाँ पे हो जाएगा m की पावर a, l की पावर b और इधर c, तो b प्लस c हो जाएगा, और t की पावर क्या हो जाएगा? -b। दोनों तरफ कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग तो a इक्वल टू हो जाएगा क्या? a इक्वल टू हो जाएगा 1, b प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा? b प्लस c इक्वल टू 1, और माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b इक्वल टू हो जाएगा -2, तो b इक्वल टू हो जाएगा 2। इस b की वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल दो, तो c हो जाएगा -1, तो c आ गया आपका -1, b आ गया 2, a इक्वल टू आ गया 1। इसकी वैल्यू को इसमें डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो F इक्वल टू हो जाएगा K mv²/r। ठीक है, F इक्वल टू हो जाएगा mv²/r। आया समझ में?
डायमेंशन के क्या क्या लिमिटेशन है? Limitation of dimensional analysis. डायमेंशन के क्या क्या लिमिटेशन है? तो डायमेंशन का पहला लिमिटेशन है कि हम लोग केवल वही फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं जैसे जिसमें साइन आ रहा है, लॉग आ रहा है, इस तरह के फॉर्मूले हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपको मान लो कोई फॉर्मूला दे रखा है, जैसे मान लो एक एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। क्या इस तरह के फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं हम लोग? क्योंकि ओमेगा टी ये जो क्वांटिटी है डायमेंशन लेस होगी, क्योंकि एंगल है और एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस है। तो इस तरह के फॉर्मूले को हम लोग डिराइव नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट डिराइव, वी कांट डिराइव फॉर्मूला which contain जिसके अंदर क्या हो, which contain trigonometric exponential और logarithm फंक्शन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है। एक्सपोनेंशियल मतलब ई रेज टू पावर एक्स, लॉग में मतलब ln x या ln कुछ भी आ रहा हो, लॉग। तो इस तरह के फॉर्मूले को भी हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के फॉर्मूले को भी हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। अंकित कुमार प्लीज अपना वीडियो बंद कर दो, चलो मैं ही कर देता हूं। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्मूले को भी हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। आई बात समझ में? अब इस तरह के फॉर्मूले को हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। दूसरा, वी कांट डिराइव फॉर्मूला in which there is more than 3 physical quantity. There is more than 3 physical quantities, जिसमें 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पर कोई अगर क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, तो इस तरह के फॉर्मूले को भी हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। इस तरह के फॉर्मूले को भी हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। सपोज करो आपने बोला कि सर फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मास की पावर a हो गया, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है l की पावर b, आपने बोला एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रहा है g की पावर c, और आपने बोल दिया कि सर वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, t की पावर d ले लिया आपने। तो यहां पर मेरे पास कितने वेरिएबल हो जाएंगे? a b c d, कितने वेरिएबल हो जाएंगे? 4 वेरिएबल हो जाएंगे। और मेरी इक्वेशन कितनी बनेगी? अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे, k इक्वल टू एम की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, t की पावर d, तो आपके पास देखो यहां पर लिखोगे आप m1 l1 t माइनस 2, और यहां पर भी आप सॉल्व करोगे m की पावर a, l की पावर b, lt माइनस 1 की पावर c, टाइम की पावर d। तो आप इक्वेट करोगे, यहां से इक्वेट करो, देखो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, b प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा 1, b प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 1, और t, यहां पर भी t है, यहां पर भी t है, t माइनस सी प्लस डी आपका हो जाएगा माइनस 2। क्या आप लोग तीनों की वैल्यू निकाल सकते हो, a b c d की? मोहम्मद और सत्यम, साक्षी? नो नो सर। क्यों नहीं निकाल सकते हम लोग?
क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमारे पास वेरिएबल है 4, हमारे पास वेरिएबल है 4 और हमारी इक्वेशन कितनी बन रही है? 3 इक्वेशन बन रही है। वेरिएबल है 4 और इक्वेशन कितनी बन रही है हमारे पास? 3 इक्वेशन बन रही है। तो 4 वेरिएबल के लिए आपके पास कम से कम 4 इक्वेशन होनी चाहिए। तो इस तरह के फॉर्मूले को भी हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो हम लोग इस तरह के फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते जिसमें क्या हो, 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे कोई क्वांटिटी डिपेंड कर रही हो। नेक्स्ट, और क्या लिमिटेशन है? जैसे एक और रिलेशन है, देना एक कपड़ा देना, रवि कपड़ा देना एक, रवि, अरे रवि कपड़ा दे, कपड़ा दे जल्दी। तीसरा क्या लिमिटेशन है इसकी? थर्ड लिमिटेशन देखो, थर्ड लिमिटेशन है इसकी, जैसे ऐसा फॉर्मूला आपने देखा होगा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ऐसे फॉर्मूले जिनमें प्लस आ रहा है बीच में, इस तरह के फॉर्मूले को भी हम लोग डायमेंशन की मदद से डिराइव नहीं कर सकते। ये डिराइव कैसे करेंगे भी अलग मेथड से करेंगे, लेकिन डायमेंशन के मेथड से इसको डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो वी कैन नॉट डिराइव, वी कांट डिराइव फॉर्मूला other than क्या बोलेंगे? अदर देन प्रोडक्ट फंक्शन, अदर देन प्रोडक्ट फंक्शन। ठीक है, अदर देन प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन। मतलब हम सिर्फ केवल प्रोडक्ट वाले फंक्शन को के फॉर्मूले को ही डिराइव कर सकते हैं। तो ऐसे फॉर्मूले जिनके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट हो रहा हो, जैसे F इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, तो इसमें क्या हो रहा है? प्रोडक्ट आ रहा है। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L बाई जी। तो सिर्फ जो प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले, केवल इस तरह के फॉर्मूले को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। इस तरह के फॉर्मूले को हम लोग डिराइव नहीं कर सकते जिसके अंदर प्लस आ रहा है, v प्लस यू प्लस AT, ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव नहीं कर सकते क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? इसमें प्लस आ रहा है। बात समझ में आई? सत्यम और मोहम्मद, यस सर। यस। तो ये थे कुछ लिमिटेशन, किसके? डायमेंशन के लिमिटेशन। ठीक है, तो अब देखो, अब राउंडिंग ऑफ रूल्स। अब टॉपिक डालो राउंडिंग ऑफ रूल्स। राउंड ऑफ करने के क्या क्या रूल होते हैं? राउंडिंग ऑफ रूल्स, ठीक है। राउंड ऑफ करने के क्या क्या रूल्स होते हैं? तो राउंड ऑफ करने के रूल देखते हैं हम लोग। पहला रूल देखो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, if the digit to be dropped is less than 5, अगर less than 5 है, then preceding digit, तो उसके पहले वाले डिजिट, then preceding digit remains same,
preceding digit remains same. कैसे? सपोज करो आपको दे रखा है 6.25, 2532 जो भी मान ला, 6.253। मुझे इसको राउंड ऑफ करना है कहां तक? डेसिमल के एक डिजिट तक। तो मेरा डिजिट टू बी ड्रॉप, मतलब मेरे को यहां पे राउंड ऑफ करना है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 6.2392 ले लो। मुझे इसको कहां पर ड्रॉप करना है? 2 तक ड्रॉप करना है इसको। तो 2 के बाद क्या है? यहाँ पे 3 है। 2 के बाद क्या है? 3। तो ये 3 जो है वो लेस देन 5 है। तो इसके प्रीसीडिंग डिजिट, पहली वाली डिजिट क्या है? इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या लिख देंगे हम लोग? 6.2। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, जहां से हटाना है आपको, 2 3 से हटाना है, ठीक है, ड्रॉप करना है यहां से। तो 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो उसकी पहले वाली डिजिट को क्या कर देंगे हम लोग? रिमेन सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी का सेकंड पार्ट, इफ द डिजिट इज ग्रेटर देन 5, जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं वो ग्रेटर देन 5 हो, 5 से बड़ा हो, तो क्या होगा? ग्रेटर देन 5 हो, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। ये आपको पहले ही पता होगा शायद। अगर 5 से बड़ा है तो हम इंक्रीज कर देते हैं, और 5 से छोटा है तो इज रेज्ड बाय 1, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। प्रीसीडिंग डिजिट को हम लोग क्या कर देंगे? 1 से इंक्रीज कर देंगे। प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1, 1 से इसको बढ़ा देंगे हम लोग, ठीक है। 1 से क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, 2.6723। मुझे इसको ड्रॉप करना है डेसिमल के एक डिजिट तक, डेसिमल के बाद एक डिजिट तक, ठीक है। तो मुझे ड्रॉप करना है किसको? 7 को। तो ये 7 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, यहां से ड्रॉप करना है। 7 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो इसकी जो पहले वाली डिजिट है 6 को देखेंगे, 6 को क्या करेंगे? एक इंक्रीज कर देंगे, रेज्ड बाय 1। तो राउंड ऑफ करने पे क्या आएगा? ये 2.7 आएगा। आई बात समझ में? मोहम्मद, सत्यम, साक्षी, अंकित? यस सर। और ये फुल स्टॉप कौन है बेटा? आपका नाम क्या है? फुल स्टॉप जिन्होंने बना रखा है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखो, अब बेटा अपना नाम लिखना है यहां पे। अगला, ठीक है। अब मान लो जैसे 5 से बड़ा होता है तो हम क्या कर देते हैं? रेज कर देते हैं, और 5 से छोटा होता है तो रिमेन सेम रहता है। लेकिन अगर मान लो 5 ही हो, अगर मान लो जहां से डिजिट को हमको ड्रॉप करना है वो डिजिट 5 ही हो, तब क्या होगा? ठीक है। इफ द डिजिट, सेकेंड रूल देखो, सेकेंड रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, सेकेंड रूल है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, अगर मान लो 5 ही हो, फॉलोड बाय 5 के बाद, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट। 5 के बाद क्या आ रहा हो? कोई नॉन जीरो डिजिट आ रहा हो, मतलब जीरो को छोड़ दो, जीरो के अलावा जो भी डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कुछ भी हो सकता है, जीरो को छोड़ के, ठीक है। तो 5 आ रहा हो और 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, देन प्रीसीडिंग डिजिट। तो उसके पहले वाली डिजिट को क्या करेंगे? प्रीसीडिंग डिजिट
इज रेज्ड बाय 1, प्रीसीडिंग डिजिट को क्या कर देंगे हम लोग 1 से बढ़ा देंगे, रेज्ड बाय 1। आई बात समझ में? अगर मान लो आपकी डिजिट क्या हो 5 हो, डिजिट यहां तक ड्रॉप करनी है और 5 के बाद क्या आ रहा हो नॉन जीरो डिजिट आ रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे जो उसके पहले वाले डिजिट है उसको 1 से रेज कर देंगे। फॉर एग्जांपल देखो 2.651, 2.651, आगे चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन मुझे ड्रॉप करना है कहां तक, मुझे 6 तक, इसको डेसिमल के एक डिजिट तक ही राउंड ऑफ करना है। तो मैं 6 के बाद देखूंगा क्या है, 6 के बाद 5 है, तो ना तो ये 5 से बड़ा है ना 5 से छोटा है, तो 5 ही है। तो 5 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, 5 के बाद आ रहा है नॉन जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले वाले डिजिट को क्या कर देंगे, रेज्ड बाय 1 कर देंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे, रेज कर देंगे, तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 6 का 7 हो जाएगा राउंड ऑफ करके। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3.2659, 3.2659, मुझे इसको राउंड ऑफ करना है कहां तक, डेसिमल के 2 डिजिट तक, 3.26 तक राउंड ऑफ करना है। 6 के बाद देखूंगा मैं क्या है, 6 के बाद देखूंगा मैं 5 है, क्या है 5 है। तो 5 के बाद देखो, 5 के बाद अगर क्या है नॉन जीरो डिजिट आ रही है, तो उसकी पहले वाले डिजिट को क्या करेंगे हम लोग, रेस कर देंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा राउंड ऑफ करने पे 3.27 हो जाएगा। आई बात समझ में? सत्यम, मोहम्मद, साक्षी, अंकित, यस सर। कोई डाउट? नो सर। नहीं। अंकित को आया समझ में? चलो आगे देखें। अब मान लो 5 आ रहा हो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय 0, 5 के बाद 0, तब क्या होगा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय 0, 5 के बाद क्या आ रहा हो 0, देन इफ preceding digit is, अब इस पे 2 पार्ट होंगे, अगर प्रीसीडिंग डिजिट आपका ऑड है, जहां से आपको राउंड ऑफ करना है, अगर वो डिजिट आपका ऑड है तो उसको रिमेन सेम रख देंगे, रिमेन सेम नहीं, रेज बाय 1 कर देंगे, ऑड आ रहा है तो रेज्ड बाय 1 कर देंगे। फॉर एग्जांपल 2.35, वैसे 5 के बाद कुछ भी नहीं है तो आप 0 मान सकते हो, ठीक है, तो खाली आपको 2.3 दे रखा है, तो देखो यहाँ पे 5 के बाद क्या है 0, तो 5 से पहले जो डिजिट है ये क्या है, ऑड है कि इवन है, ये ऑड है आपका, ऑड है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, राउंड ऑफ करने के बाद, राउंड ऑफ करने पे क्या आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। अगर ऑड होता है तो उसको रेज कर देते हैं 1 से, और अगर इवन होता है तो क्या करेंगे, रिमेन सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, रिमेन सेम। इवन आएगा तो उसको वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे। सपोज करो 3.2650, मुझे इसको राउंड ऑफ करना है यहां तक 3.26 तक, तो 5 के बाद क्या आ रहा है 0, ठीक है, तो 0 आ रहा है तो ऑड इवन देखेंगे, 0 5 के बाद अगर 0 आ रहा है तो ऑड इवन देखेंगे हम लोग, तो ये क्या है 6, ये आपका इवन है, इवन है तो राउंड ऑफ करने पे क्या लिखेंगे हम लोग इसको 3.26। आई बात समझ में? मोहम्मद, सत्यम, साक्षी, अंकित, यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, 2-3 एग्जांपल, आप लोगों को उसको राउंड ऑफ करना है।
तो ये होते हैं राउंड ऑफ करने के रूल्स। तो कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, उनको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ फॉलोइंग अप टू 2 decimal places। 2 decimal places, डेसिमल के 2 डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है। अब तो आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको राउंड ऑफ करना है। पहला देखो एग्जांपल 6.2333। दूसरा 2.2678। तीसरा 2.3253। फोर्थ 9.65 10.015। चलो करो, इसको सॉल्व करो बेटा। पहले का आंसर बताओ, कौन बताएगा? 6.22 सर। क्या होगा? पहले वाले का आंसर होगा 6.23। रूल नंबर 1, यहां तक राउंड ऑफ करना है। 3 जो है लेस देन 5 है, इसको यहां तक राउंड ऑफ करना है। 7 जो है ये ग्रेटर देन 5 है। 27 राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.27। 2.27। अगला बताओ, 2 के बाद आ रहा है 5। 5 के बाद क्या है? 2.35 नॉन जीरो। 2.33 सर। 2.33 नॉन जीरो है तो 2.33। अगला बताओ 9.26 sir। 9.26 yes sir 26 sir even and no chance 9.26। अगला बताओ एक बच्चा है इंद्रजीत, तो उसकी क्लास में है ना, मतलब फिजिक्स की में ये शो हो रहा है टाइमिंग, और वो उसको इससे बात करो। 10.02 10.02 sir। 10.02। साक्षी बेटा आपका माइक सही नहीं है क्या? 10.02 10.02 होगा। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, पहले इनको समझते हैं हम लोग, ठीक है? सिग्निफिकेंट फिगर। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो आप, सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट टॉपिक डालो, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? तो देखो, सपोज करो आपके सामने ये बोर्ड है। इस बोर्ड को मैंने बोला, इस बोर्ड की चौड़ाई को आप नापो। इस बोर्ड की चौड़ाई को आप लोग क्या करो? मेजर करो। तो मेरे पास था मोहम्मद शदाब को मैंने बोला, तो इसने इसको बोर्ड को मेजर किया। इसको मैंने एक इंस्ट्रूमेंट दिया, इसको मेजर किया मोहम्मद शदाब ने। तो ये आया लगभग 2.5 मीटर। मोहम्मद शदाब ने मेजर किया तो ये कितना आया? 2.5 मीटर के करीब आया। फिर मैंने सत्यम को बोला, सत्यम बेटा इसको मेजर करो। तो सत्यम ने इसको मेजर किया। तो सत्यम ने बोला सर ये 2.54 मीटर है। ये अपने घर से अलग इंस्ट्रूमेंट लेके आया, इसने मेजर किया 2.54 मीटर। फिर मैंने साक्षी को बोला, तो साक्षी ने मेजर किया इसको 2.543 मीटर आया। फिर अंकित को मैंने बोला, अंकित को मेजर करने के लिए, अंकित ने इसको मेजर किया तो ये आया 2.5432 मीटर।
अब इन रीडिंग में से किसकी रीडिंग सबसे ज्यादा एक्यूरेट है? बताओ Last बेटा। ones. लास्ट टू अंकित की रीडिंग, अंकित की रीडिंग, अंकित ने जो रीडिंग नोट करी ये ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों एक्यूरेट है? क्योंकि इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो डेसिमल के 4 डिजिट तक मेजर कर पा रहा है एक्यूरेटली, और शादाब के पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो डेसिमल के केवल एक ही डिजिट तक मेजर कर पा रहा है। तो दोनों में क्या अंतर है? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 और 2। कितने फिगर है इसमें? इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें कितने हैं? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें? 3। इसमें होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने? 4। इसमें कितने? 5। 1 2 3 4 5। इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर से क्या पता चल रहा है हम लोगों को कि जिसमें जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो रीडिंग उतनी ही ज्यादा क्या होगी हम लोगों को? इतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी। बात समझ में आई कुछ? सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताइएगा? सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताता है हम लोगों को? कोई रीडिंग कितनी एक्यूरेट है उसके बारे में बताता है। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो रीडिंग उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर measure the accuracy of a measurement. कोई रीडिंग कोई मेजरमेंट में कोई मेजरमेंट कितना ज्यादा एक्यूरेट है उसकी एक्यूरेसी के बारे में हम लोग को कौन बताता है? सिग्निफिकेंट फिगर बताता है। सिग्निफिकेंट फिगर मेजर द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट। कोई फिगर कोई मेजरमेंट कितना ज्यादा एक्यूरेट है उसका आइडिया कौन बताएगा? उसके बारे में हमको सिग्निफिकेंट फिगर। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज्यादा होंगे एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। आई बात समझ में? जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी। ठीक। अब सिग्निफिकेंट फिगर को भी फाइंड करने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे राउंडिंग ऑफ करने के रूल्स थे उसी तरह से सिग्निफिकेंट फिगर को भी फाइंड करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो उन रूल्स को हम लोग देखते हैं कौन कौन से रूल होते हैं। देखो, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तो कौन कौन से रूल होते हैं? देखो उन रूल को देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से रूल होते हैं। तो सबसे पहला रूल, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, ऑल नॉन जीरो डिजिट, जीरो को छोड़ के ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सबके सब क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। एग्जांपल 2 3 9 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? जल्दी बोलो। 4 सिग्निफिकेंट फिगर। एक और एग्जांपल लेते हैं 1.2396। 1.296 इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4। सारे के सारे नॉन जीरो है, कहीं पे भी जीरो नहीं आ रहा, तो सबको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में ही काउंट करेंगे। क्या जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं? हाँ, जीरो हो सकते हैं। कब? इफ जीरो या जीरोस लाइंग Between two significant figures, sir. zeros lying between two non-zero digit. Zeros lying between two non-zero digit are significant.
zeros lying between two non-zero digit are significant. अगर जीरोस नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं तो उन जीरो को भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल 1004, 1004. तो देखो ये जो जीरो है, इन जीरो के लेफ्ट में और राइट में, चलो जो 104 मत लो, 104 ले लो. तो इस जीरो के लेफ्ट में भी नॉन जीरो डिजिट है, इस जीरो के राइट में भी नॉन जीरो डिजिट है. मतलब ये जो जीरो है ये नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, तो ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा. तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें? 3 सिग्निफिकेंट फिगर. और ले लो एग्जांपल 1.003, 1.003, 1.003. जल्दी बोलो. 5 1.0, 1 2 3 4 5. ये जो जीरो है नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. आया समझ में बेटा? इसमें कितने होंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. तीसरा रूल, zeros to the left of non zero digit, zeros to the left. तीसरा रूल, zeros to the left of non zero digit are not significant, are not significant. ठीक है, अपने पास 1 मिनट बचा हुआ है. अब 1 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा. ठीक है, आपकी क्लास आज यहीं पे खत्म हो जाएगी. 0.002, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बताओ जल्दी. इन जीरो को नहीं लेंगे, ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है. 1 सिग्निफिकेंट फिगर. तो नॉन जीरो के लेफ्ट में जो जीरो आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते. ठीक है, एक और बताओ. 0.025, 0.025. 2 सर. 2. वेरी गुड. आया समझ में बेटा? बाकी रूल हम कल पढ़ेंगे फिर.